ट्रेड यूनियन को भी एक तरह से बाहर किया जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ क्या अपने इस अस्तित्व की चुनौती को स्वीकार करेगा? वाम दलों का सबसे बड़ा जो संगठन है C2 क्या इस चुनौती को स्वीकार करेगा? बीएमएस को छोड़कर 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों ने फैसला किया है कि जैसे ही तालाबंदी हटेगी इन फैसलों का वो विरोध करेंगे और उसके तरीकों पर बात करेंगे। मजदूर संघों को भी ये अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन हां में हां मिलाते हुए ये नौबत आ जाएगी। महाराष्ट्र ने भी श्रम कानूनों में कुछ बदलाव किए हैं जिनकी चर्चा जरूरी है। जिन फैक्ट्रियों में मजदूर कम हैं उन्हें फैक्ट्री एक्ट 1948 की 4 धाराओं से मुक्ति दे दी गई है। अब 2 शिफ्ट होंगी। 30 जून तक मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिए जा सकेंगे ताकि मजदूरों की कमी के बाद भी उद्योगों का काम शुरू हो सके। 12 घंटे से अधिक का शिफ्ट नहीं होगा। ओवर टाइम मजदूरी दर के हिसाब से डबल होगी। हफ्ते में कम से कम 60 घंटे काम करने होंगे। 7 दिन लगातार काम करने पर कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा। अब आते हैं ओडिशा। ओडिशा में भी 3 महीने के लिए 12 घंटे की शिफ्ट की अनुमति दे दी गई है। 1948 के एक्ट की कई धाराओं को समाप्त या स्थगित कर दिया गया है। 12 घंटे से अधिक काम नहीं लेना होगा और किसी हफ्ते में 72 घंटे से अधिक काम नहीं ले सकते। 6 घंटे के बाद 1 घंटे का अवकाश मिलेगा, विश्राम मिलेगा। हर दिन 4 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा, लेकिन एक सप्ताह में 24 घंटे से अधिक का ओवर टाइम नहीं होगा। अब इन सुधारों की जो भाषा है, 75 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, 60 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये एक तरह से इस भाषा शब्दावलियों के बीच ये रियायत दी जा रही है कि मजदूरों से अब कितना अधिक काम कराया जा सकता है। भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने गृह मंत्री से भी मुलाकात की है, श्रम मंत्री से भी मुलाकात की है। C2 के नेताओं ने भी श्रम मंत्री से वेबिनार के जरिए मुलाकात की है। बीएमएस के नेता मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। ये तो कोई बदलाव नहीं है, ये तो सारे श्रम कानूनों को छुट्टी कर दिया गया है। जो अगला 3 साल यूपी और मध्य प्रदेश अभी तक आया, गुजरात भी पाइपलाइन में है, जो अगला 3 साल के लिए कोई श्रम कानून को तुमको परवाह नहीं करना पड़ेगा। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल ऑब्लिगेशन अंडर ऑल लेबर लॉस ऑलमोस्ट। सो इसका मतलब क्या है? जब मजदूर आज का डेट में इसका प्रासंगिकता क्या है? और इसी में जो एकदम एक मोटिव, वेल प्लान मोटिव पहले से, जो ये डामाडोल जो चल रहा है, लॉकडाउन, लोग घर में रुका हुआ है, बाहर आके भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, देयर हैंड्स आर लाइक अप टाइड। एंड इन दिस सिस्टम एक सिचुएशन चलते चलते हमको जो कुछ करना है हमारे पिताजी के लिए इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, ये हमको कर लेना है। ये प्रोग्राम जारी है। नहीं तो आज का डेट में यू टेल मी ऑल द फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड। क्या जरूरत है आपका 8 घंटा को 12 घंटा करना? आज का डेट में तो बंद है 90% ऑफ द फैक्ट्रीज। क्या है, क्या अर्जेंसी है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी श्रम कानूनों में होने वाले इन बदलावों पर ट्वीट करते हुए चेतावनी दी है कि सरकारों को इस वक्त इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकार को रौंदने, असुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन तभी खबर आती है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दर में जो वृद्धि की थी वो फैसला वापस ले लिया। 1 मई को ही पंजाब सरकार ने बढ़ चढ़कर ऐलान किया था कि न्यूनतम मजदूरी, जो अति दक्ष मजदूर हैं, हाईली स्किल्ड लेबर हैं, उनकी मजदूरी 442 रुपए कुछ पैसे से बढ़ाकर 457 रुपए कर दी गई थी, कुछ पैसे अधिक। वो फैसला अब वापस ले लिया गया है। बताया गया है कि कोरोना के कारण आर्थिक संकट है और इन दबावों के चलते ये फैसला लिया गया है। यही दलीलें राज्य सरकारें भी दे रही हैं कि उद्योगपतियों के पास पैसे नहीं हैं,
उनके पास पूंजी की क्षमता अब पहले जैसी नहीं है, तो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो इस तरह की रियायतें मांग रही हैं। क्या ये तर्क उचित है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्यों को जिन उद्योगपतियों को पैकेज देना था, उद्योग सेक्टर वाइज पैकेज देना था, उद्योगपतियों को नहीं, वो ना देकर वो सारा बोझ अब हमारे मजदूर उठा रहे हैं। हम श्रम कानून में आए इन बदलावों को समझने के लिए बात करना चाहते हैं कानून और संविधान के विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा साहब से, जो इन बारीकियों को समझते हैं। फैजान साहब, मेरा पहला सवाल है कि अलग अलग राज्यों ने बदलाव किए हैं, सभी राज्यों पर हम अभी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कुछ कानूनों की ज़रूरतों पर तो चर्चा कर ही सकते हैं कि ये कानून क्यों बनाए गए थे। 38 में से 35 कानूनों को उत्तर प्रदेश में एक तरह से सस्पेंड किया गया है, यूपी में बड़ी संख्या में सस्पेंड किया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि इससे मजदूरों को क्या नुकसान होने वाला है, जो मुख्य रूप से हमारे मजदूर भाई भी समझ सकें। रवीश, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, लेकिन मैं जरा सा आपको इसकी एक बैकग्राउंड बता दूं। देखिए, कहते हैं कि हर चीज का एक मौके महल होना चाहिए। आप अपने खुद प्रोग्राम में शाम में 6 बजे या प्राइम टाइम में दिखा रहे हैं कि हमारे देश में इस समय कितनी बड़ी डिस्ट्रेस गरीब लोगों में, पुअर लोगों में है, कितने लोगों को एम्प्लॉयर्स ने सैलरीज नहीं दी हैं। मुझे इस बात का अंदाजा है कि सरकार की पॉलिसी जो है ईज ऑफ बिजनेस की रही है, और वसुंधरा राजे सरकार ने 2014 में इस तरह के कई संशोधन राजस्थान में कर दिए थे, जिसका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी बड़ी तारीफ की गई है। देखिए, जो यूपी का मामला है कि एक ऑर्डिनेंस जो एक वैसे ही टेम्परेरी मेजर है, उस ऑर्डिनेंस के जरिए सेंटर के 35-38 लॉज को एक साथ एग्जेम्प्ट कर देना, ये संवैधानिक रूप से गलत है। ये जो लेबर के राइट्स हैं, ये संविधान के कुछ मौलिक अधिकारों का हिस्सा हैं, कुछ संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व, उनका नतीजा है। और मैं ये समझता हूं कि कुछ इनमें जो भारत के इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे समझौते हुए हैं, उनके नतीजे में है। तो सिर्फ ये कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बिजनेस आसान हो जाएगा, तो मैं आपको रवीश जी बहुत ये बात सफाई से बताना चाहता हूं। आपने अपने अलग अलग प्रोग्राम में कहा है कि बिजनेस होता कैसे है। बिजनेस होने के लिए कॉरपोरेट्स लोन लेते हैं, सरकार लोन देती है। वो लोन जनता के पैसे से सरकार के पास पहुंचता है। जो सरकार का पैसा है वो उसका अपना पैसा नहीं होता है, वो जनता का होता है। फिर वो लोन जो है उन पे सब्सिडी होती है, यानी अगर 100 रुपए का लोन आपने लिया है तो वापस करने की लायबिलिटी सिर्फ 75 रुपए है कुछ केसेस में। फिर वो लोन के पेमेंट नहीं होते हैं, आपको मालूम है, एनपीए बन जाते हैं। फिर उसके अलावा जब बिजनेस होता है तो टैक्स सब्सिडी दी जाती है, टैक्स हॉलिडे दिया जाता है। तो सारे फायदे पूंजीपतियों को दिए जाते हैं, कैपिटलिस्ट को दिया जाता है। और अब ये जो एक सदियों की और दशकों की लड़ाई के बाद हमारी वर्कर्स ने कुछ राइट्स एक्वायर किए। क्या राइट्स हैं? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, संविधान के आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है। हम बहुत बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये आर्टिकल 39 जो है, ये भी उसी नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है कि सेम वर्क के लिए सेम पेमेंट होगा। खास तौर से औरतों को, अगर वो मर्दों के बराबर काम कर रही हैं, मर्दों के बराबर उन्हें पेमेंट होना चाहिए। इस लॉ को कोविड-19 के नाम पर यूपी में इस वक्त एग्जेम्पशन की क्या जरूरत है? आप ये बताइए कि कोविड-19 के लिए बार बार कहा जा रहा है कि साहब बार बार हाथ धोइए और सफाई रखिए। ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है, ये वर्कर्स की सेफ्टी का, सैनिटेशन का, क्लीनलीनेस का, इसकी बातें कर रहा है। ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होगा, वहां पे बच्चों के लिए क्रेच का अरेंजमेंट होगा। इसके लिए एग्जेम्पशन क्यों चाहिए? और इस एग्जेम्पशन से कौन सा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा? देखिए रवीश जी, जो ग्लोबल कंपनीज भी हैं, वो भी इथिकल लेबर प्रैक्टिसेस चाहती हैं।
आप ये देखिए कि हमारे देश में एक जमाने पे पाबंदी लग गई थी कि हमारे यहां से कारपेट इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कारपेट इंडस्ट्री में चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल हो रहा था। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जितने भी हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं इस वक्त कोविड 19 के नाम पर, ये गरीबों के हक पर हम एक बहुत बड़ा कठोराघात कर रहे हैं। और जो फैजान साहब, आपने एक बात कही कि आप कह रहे हैं कोविड 19 में कि साफ सफाई रखनी है, हाथ से लेकर घर, गलियारा, लिफ्ट, सड़क, शहर सब, और मजदूरों को इसी तरह की एग्जेम्पशन आपने कहा, तो मैं हिंदी में कह दे रहा हूं कि जो छूट मिली है, अधिकार मिला हुआ है कि उनके काम करने की जगह सुरक्षित हो, साफ सुथरी हो, ये जो कानून इस तरह की व्यवस्था देता है, आप वो व्यवस्था ही हटा रहे हैं। यानी आप मजदूरों को किसी भी तरह के अंधकार वाले जगह में, गंदे जगह में काम करा सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं। अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कई जगह, ये कई राज्यों के सुधारों से संबंधित जो मीडिया रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें मिनिमम वेज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से मुक्ति दी गई है। ये क्या है, कैसे समझना चाहिए कि मजदूरों का अधिकार और उनकी कमाई इस तरह के कानूनों के चले जाने से खत्म हो जाएगी? रवीश जी, मैं क्योंकि संविधान का अध्यापक हूं, तो पहले आपको संविधान का दर्शन समझा दूं। 3 तरह की वेजेस होती हैं। मिनिमम वेज वो है जो बस एक मजदूर को जिंदा रखती है। उसके बाद एक फेयर वेज है जिसमें वो थोड़ा जिंदा भी रह लेगा और शायद थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल कर लेगा। लेकिन संविधान ने उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, उसी में यह कहा कि हम ये चाहते हैं कि स्टेट इंडेवर करके लिविंग वेजेस पाए। लिविंग वेजेस का मतलब यह है कि मजदूर इतनी वेजेस पाएगा कि वो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखे, अपने बच्चों को पढ़ा पाए और थोड़ा बहुत उसको मनोरंजन भी मिल पाए। 2 महीने 3 महीने में वो थिएटर या फिल्म भी देख पाएगा। अब आप ये सोचिए कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट जो बना है, इसमें ऑलरेडी सरकार को ये राइट है कि जिस इंडस्ट्री को चाहे उसमें से एग्जेम्प्ट कर दे। ये जितने लेबर लॉज से पूरी तरह समाप्त किए जा रहे हैं, इन लॉज में ऑलरेडी प्रावधान है कि अगर कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, आप रीजंस राइट डाउन कीजिए और एग्जेम्प्ट कर दीजिए। देखिए, मिनिमम वेज में स्टेट टू स्टेट बहुत डिस्पैरिटी है। मिनिमम वेज त्रिपुरा में 40 रुपए पर डे है और केरला में 300 रुपए पर डे है। अब हम उस मिनिमम वेज के लॉ पे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने का डिसीजन है कि जो इंडस्ट्री मिनिमम वेज पे नहीं कर सकती उसको बंद होना पड़ेगा, हम कह रहे हैं मिनिमम वेज नहीं दी जाएगी। मिनिमम वेज का लॉ खत्म करने का मतलब यह है कि हम बिल्कुल अपने मजदूरों को पूंजीपतियों के हाथ में जो है स्लेव लेबर बना दे रहे हैं। मैंने आपको मालूम है, ये बात पहले भी कही थी कि ये जो कर्नाटका में कहा था कि हम ट्रेन से जाने नहीं देंगे, और अभी मैं पढ़ रहा था रवीश जी के गुजरात में और मध्य प्रदेश में ये ऑर्डर आ रहा है कि अगर वर्कर्स काम पर नहीं लौटेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। ये मजदूर है क्या? बॉन्डेड लेबर भारत में वापस आ गई, जिसको 1976 में इंदिरा जी ने समाप्त कर दिया था। आप ये सोचिए कि कोविड 19 के नाम पर विश्व की बहुत सी डेमोक्रेसीज में इमरजेंसी लगा दी गई। लोग ऑटोक्रेटिक रूल वहां डेमोक्रेसी में तब्दील होता जा रहा है। हमारे यहां भी कोई इमरजेंसी पे नहीं लगी, और बिना इमरजेंसी लगे हम मजदूरों के, गरीबों के ये हक जो है छीन रहे हैं। मैं ये समझता हूं ये निहायत अनइथिकल चीज है जो हो रही है। जी, मैं आपने कहा कि ये बॉन्डेड लेबरर वाली बात है, पर क्या आप बता सकेंगे कि कई लोगों ने कहा कि जो 100 साल की लड़ाई है मजदूरों की, इन कानूनों के जरिए वो हाथ से चली जाती है। अब 8 घंटे की शिफ्ट होती है, उसे कहा जा रहा है कि अनिवार्य रूप से 12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ेगी। साथ में आप मिनिमम वेज भी आप ख़त्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ही पढ़ रहा था कि एक जगह विश्लेषण छपा है कि ESI या भविष्य निधि का पैसा है वो देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक प्रधानमंत्री इतना बढ़ चढ़ कर बताया करते थे कि कंपनियों को ESI देना होगा और सरकार भी उनका हिस्सा जमा करेगी, बल्कि कोविड 19 के बाद कुछ इस तरह के ऐलान भी हुए थे। अब एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि हम ESI का पैसा देंगे, हम आपके भविष्य निधि का हिस्सा देंगे, दूसरी तरफ यूपी सरकार कहती है कि इस कानून को ही समाप्त करो।
रवीश जी, देखिए ऐसा है कि जो छोटे उद्योग धंधे वाले हैं, उनके लिए ये मुश्किल बात है कि वो कैसे वेजेस दें जब उनका बिजनेस नहीं चल रहा। तो सरकार को आके उन उद्योग पतियों की मदद करनी चाहिए। मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, मैं लेबर रिफॉर्म्स के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन जिस समय ये किया जा रहा है और जिस तरह ये किया जा रहा है, मैं इसके विरुद्ध हूं। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं कि 1988 में भी पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था, लेबर लॉ एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग रिटर्न्स एंड मेंटेनिंग रजिस्टर्स बाय सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट्स। 1988 का लॉ है। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो छोटे उद्योग हैं, जिनमें 10 से ज्यादा और 19 से कम वर्कर्स हैं, या और बहुत छोटे जिसमें 9 से कम हैं, उनको कुछ एग्जेम्पशंस दे दिए गए थे कि भाई आप रजिस्टर मत बनाइए, ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, वो दे दिया गया। लेकिन उनपे भी ये शर्त थी कि अगर एक्सीडेंट होगा तो आप रिपोर्ट करेंगे, मिनिमम वेजेस आप भी देंगे। आज जिस तरीके से हम कर रहे हैं, आप जरा देखिए कि ये जो हमारे लॉज हैं, उन लॉज में ऑलरेडी ये प्रावधान दिया हुआ है कि कितने मैक्सिमम घंटे एक वर्कर से काम लिया जा सकता है। ये तो पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी वर्कर्स ने लड़ाई लड़ी, तब जाके ये 8 आवर लॉ बना। लेकिन आप देखिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट में ये कहा गया कि अगर आप 8 आवर से ज्यादा काम लेंगे तो डबल वेजेस देनी पड़ेंगी। क्या वो प्रावधान हम रख रहे हैं? अगर आप 12 घंटे काम ले रहे हैं तो मिनिमम वेजेस एक्ट का कम से कम ये प्रावधान के तहत डबल वेजेस दीजिए। मैं आपको और बता दूं, माइंस एक्ट 1957 में ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है कि मैक्सिमम टाइम एक दिन में जो एक वर्कर से लिया जाएगा, जो खानों में काम कर रहा है मजदूर, वो 10 घंटे होगा। बीड़ी सिगार एक्ट 1966, उसमें दिया हुआ है कि 10 घंटे से ज्यादा एक वर्कर से काम नहीं लिया जा सकता। प्लांटेशन लेबर एक्ट, उसमें दिया हुआ है कि 10 घंटे से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। और आपकी अपनी इंडस्ट्री रवीश जी, वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1955, रूल नंबर 10, 6 घंटे से ज्यादा किसी जर्नलिस्ट से काम नहीं लिया जाएगा, बल्कि अगर रात में काम किया जा रहा है तो 5.5 घंटे होंगे, और फिर वो उतना ही टाइम उसको रेस्ट करने के लिए एडिशनल दिया जाएगा। ये जब आप घंटे बढ़ा लेंगे और आप कह रहे हैं लंबी लंबी जो है उसमें शिफ्ट्स होंगी, आपको लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री वाला 12 घंटे के लिए एक आदमी रखेगा और 4 घंटे के लिए दूसरे को रखेगा? ये वर्कर्स की हेल्थ पर, उनकी सेफ्टी पर बहुत बड़ा एक जो है आघात है। इससे वर्कर्स की ऑलरेडी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, आप सोचिए कि करोड़ों लोग जॉबलेस हो गए, 27% जो है अचानक लोग जो हैं इस वक्त जॉबलेस हो गए। 45% हमारे यहाँ 45 साल का सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोविड-19 से पहले था देश में। इस वक्त जो एम्प्लॉयर है वो उनसे कहेगा तुम्हें नौकरी चाहिए तो ये शर्तें हैं, इन पे काम करना पड़ेगा। पूरा लेबर लॉ जो है वो रेगुलेट करता है कि किसी तरीके से मजदूर का शोषण ना हो। अब आप बताइए, ये हायर एंड फायर की पॉलिसी जो है आ जाएगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट खत्म हो जाएगा। जो उसका चैप्टर 5A है, उसमें ऑलरेडी हम थोड़े थोड़े अमेंडमेंट जगह जगह कर चुके हैं। पहले ये शर्त थी कि जिसमें 100 से ज्यादा अगर वर्कर्स हैं तो आप किसी को नौकरी से निकालेंगे, सरकार की अनुमति लेंगे और आप रीजंस लिखेंगे। और रवीश, उसका रूल ये था, फर्स्ट कम विल गो लास्ट, लास्ट कम विल गो फर्स्ट। अब ये सारे रूल ताक पे रख दिए जाएंगे। उसमें भी ऑलरेडी दिया हुआ था कि अगर 2 महीने तक सरकार परमिशन ना दी जाए तो ये माना जाएगा कि परमिशन हो गई है। उनको 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा, उनको रिट्रेंचमेंट के समय कंपनसेशन दिया जाएगा। हम ये किस तरीके का एक लॉ बना रहे हैं कि पूरी एक लीगल फील्ड, लेबर लॉ रवीश जी मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है संविधान है, वो एक पूरी फील्ड खत्म हो जाएगी कुछ राज्यों से और देश के बड़े बड़े राज्यों से। तो आप ये सोचिए कि ये सारे वर्कर्स जो हैं, इनका बहुत ज्यादा पूंजीपति शोषण करने वाले हैं। जी,
मेरा इसी से एक संबंधित सवाल है कि हम मजदूरों को इन बुरे हालात में देख रहे हैं। एक सवाल गरिमा से जुड़ा हुआ भी है, डिग्निटी का भी सवाल है। वो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान इस वक्त प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है क्या, या फिर संविधान में जिस गरिमा की व्याख्या की गई है उसके हिसाब से इन मजदूरों के साथ क्या हो रहा है, और इन श्रम सुधार तथा कथित कानूनों के बाद फिर क्या होने लगेगा? रवीश जी, जो राइट टू डिग्निटी है वो जीवन के अधिकार का हिस्सा है, आर्टिकल 21, और संविधान के 44वें संशोधन के बाद आर्टिकल 21 अगर इमरजेंसी भी लग जाएगी, देश पर अगर कभी हमला भी हो के आपातकाल लगेगा, तब भी आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकता। और क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी से कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, ये सब जानकारी देने के लिए। अभी इन कानून की बारीकियों को और समझना है। चिंता की बात यह है कि जिनके हितों को ये असर कर रहा है उन तक श्रम सुधार में किए गए इन बदलावों का समाचार पहुंच भी नहीं रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि अगर ये बदलाव इतने ही ज़रूरी हैं तो उसकी पर्ची छपवा के उन ट्रकों में, टेम्पो में, ट्रैक्टरों पर मजदूरों के हाथ बंटवा दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त वो न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे होंगे और न्यूज़ चैनलों पर ये सब मुद्दे होते भी नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब ये जानकारी देने के लिए। हम तालाबंदी के दौर से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरीका ये भी है कि हमने जो जागरूकता फैलाने की कोशिश की उसकी निरंतरता बनी रहे, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ जगहों पर आप देखें तो दुकानदारों ने, बाज़ारों में गोले ज़रूर बनाए गए जिससे देह से दूरी की व्यवस्था बनी रहे, और ऐसी व्यवस्था शराब की दुकानों के बाहर भी बनाई गई है। हमने इटली के मिलान से हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, और इस वीडियो को देखिए। ये आपके स्क्रीन पर ट्राम चल रही है। इटली में आप जानते हैं कि 1881 से ही ट्राम चल रही है, और अभी भी वहाँ ट्राम बंद नहीं की गई है, जिस तरह से कलकत्ता में बचे खुचे रूट पर ट्राम चलती है। अब आप देखें कि इसमें किस तरह से निशान बनाए गए हैं। जिन सीटों पर नहीं बैठना है उस पर पीले रंग का कितना बड़ा स्टिकर लगा हुआ है, और उस पर इतालवी और अंग्रेजी में साफ साफ लिखा है कि आप यहाँ नहीं बैठेंगे। जिन सीटों पर बैठना है उस पर किसी भी प्रकार के नोटिस बोर्ड नहीं है। अब आप नीचे की तरफ देखिए कि वहाँ पर स्टेप्स यानी कदमों के निशान साफ साफ बनाए गए हैं, और ये तय कर दिया गया है कि जो खड़ा होगा वो इन्हीं जगहों पर खड़ा होगा, यानी जो भी अपने गोले में खड़ा नहीं होगा वो उल्लंघन करता हुआ दिखेगा। हम इन तस्वीरों को आपको, जो सलमान ने भेजी है, आपको स्टिल पिक्चर के जरिए भी दिखाना चाहते हैं, ताकि सभी को ये आइडिया आए कि इस तरह का स्टिकर लगाकर वो एक स्थायी व्यवस्था कर सकते हैं, जिस तरह से इटली के मिलान के ट्राम में ये की गई है। वहाँ 4 मई के बाद से तालाबंदी में काफ़ी ढील दी जा चुकी है, और इस तरह से नियम के अनुसार अगर सवारी नहीं भी है तब भी वो ट्राम चलती हुई नजर आती है। तो ये मेट्रो रेल के लिए भी, हमारी रेलगाड़ियों के लिए भी जो अब शुरू होने जा रही हैं, वो आइडिया ये ले सकती हैं कि हर सीट पर जहां किसी को नहीं बैठना है इस तरह के निशान बनाए जा सकते हैं। हम बसों में भी ऐसा कर सकते हैं, हम अस्पताल और दफ्तरों में भी इस तरह के स्टिकर लगा सकते हैं, जिससे बार बार किसी को टोकने के लिए, रोकने की जरूरत ना पड़े कि कहां खड़ा रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी देह से दूरी की दूरी आप माप लीजिए। इसी के साथ यह भी समझ लीजिए कि शहरों में जगह, स्पेस की परिभाषा अब बदल गई है। ज्यादा जगह चाहिए कम लोगों के लिए। पहले कम जगह में ज्यादा लोग हुआ करते थे, अब बहुत सारे लाखों लोग भारत के बड़े शहरों से जा चुके होंगे। ये मत समझिएगा कि शहर खाली हो गया है, अब भी समझिए कि आपको इसी तरह की दूरी बनानी होगी, तब आपको और ज्यादा जगह की जरूरत होगी। तो आप प्राइम टाइम देख रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की। सोहित हमारे सहयोगी नासिक मुंबई हाईवे पर हैं और उन्होंने कई तरह के नज़ारे देखे।
प्रशासन भी अब मदद करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन ट्रक पे जो मजदूर बैठे हैं अब वो अपनी जेब से 2,000-4,000 रुपए दे रहे हैं। ट्रक वालों को गृह मंत्रालय से छूट मिली हुई है कि वो खाली या सामान लेकर जा सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये उनके बिजनेस का अवसर है तो वो मजदूरों से पैसा लेकर उन्हें पहुंचा रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि सोहित ने जिस टेम्पो में जा रहे परिवार का इंटरव्यू किया था, आगे जाकर उस परिवार का उस टेम्पो का दुर्घटना हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो टेम्पो, और जो ड्राइवर था वो नहीं बच सका। उनका परिवार जो है इस वक्त अस्पताल में है। तो कितने जोखिम के साथ हमारे मजदूर भाई इस वक्त यात्रा कर रहे हैं। अपने घरों को लौटते हजारों प्रवासी मजदूरों के रेले में सोमवार सुबह हमें ये टेम्पो दिखा। सुबह करीब 10:30 बजे ठाणे ग्रामीण में मुंबई नासिक हाईवे पर वासिन से कुछ आगे ये ऑटो खड़ा हुआ था। खचाखच भरा हुआ था। 19 लोग इस छोटे से ऑटो में समाये थे। सबका सामान छत पर लदा था। हमने पूछा कि माजरा क्या है तो पता चला कि बीती रात 11 बजे से टेम्पो खराब है और सभी लोग तब से यहीं पर हैं। ड्राइवर, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे आगे बैठे थे और बाकी लोग पीछे। टेम्पो को ठीक करने आए कुछ मैकेनिक भी वहीं पर थे। हमने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे। आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग सब एक परिवार से हैं या इनसे क्या पैसा है? नहीं सर, ये हमारे सब रिलेटिव हैं और सब सरमती से सब लोग बैठे हैं। जो भी पैसा हम लोगों के बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। ठीक है। आपके हाथ भी मैं देख रहा हूँ पूरा काला पड़ चुका है, क्यों ऐसा क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई थी। रात में अपन 11 बजे इधर आए तो गाड़ी खराब हो गई, तो इतना इंतजार करना पड़ा। अभी लॉकडाउन की वजह से किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं था। कहाँ से निकले हैं आप? हम भिवंडी से निकले हैं। भिवंडी से निकले, छोटे छोटे बच्चे भी हैं मैं देख रहा हूँ। तो आप देखिए कि हालात क्या हैं। भिवंडी से निकले हैं, गाड़ी खराब हो गई थी तो एक सड़क किनारे रुकाए हैं, गाड़ी को बनाया जा रहा है ताकि आगे जाएं। यहाँ से लखनऊ जाना है, लेकिन आप सोचिए क्या आपने कभी एक टेम्पो में इस तरह से 19 लोगों को देखा होगा? अमूमन इन दिनों हम जब भी निकलते हैं तो अपने साथ बिस्कुट के पैकेट और 2-4 डिब्बे पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। हमने बिस्कुट के पैकेट उन्हें दिए और अगली खबर की तलाश के लिए आगे निकल गए। कुछ ही देर में 11:15 बजे ये टेम्पो भी लोगों को बिठा यूपी के लिए आगे निकल गया। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा। हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज़ गति से आ रही एक स्विफ्ट डिज़ायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। कुछ भी शूट करने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत करीब ही शाहपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचे। ड्राइवर की पत्नी का हाथ टूट गया। एक बच्चे के सिर पर पट्टी बंधी थी। ड्राइवर का शव मॉर्चुअरी में रखा था। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। हर पत्रकार के जीवन में ऐसी कुछ खबरें होती हैं जो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं, हमें हॉन्ट करती हैं। आज की जो खबर थी वो भी कुछ इस तरह से थी। सुबह जब हमने ये कवर की थी तब हमें पता था कि ये लोग परेशान हैं। हमने इनसे कहा भी था कि आपको 2 से 3 दिन लग जाएगा, आप आराम से जाइएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि शाम आते आते जब दूसरी जगह से हम आएंगे तब हमें इनकी ही निधन की खबर मिलेगी। उसके बाद वहाँ पर ना ही कुछ शूट कर सके, मजदूरों से मिले लेकिन कैमरे पर उसे कैद करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी कभी किसी भी पत्रकार को ऐसी खबरें आप तक ना पहुँचानी पड़े।